तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डार्क क्राइम में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपके पैसे तो नहीं लगेंगे, पर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी पकड़ा ही नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाना आता। सोचो कि एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा है जो अपने ही शिकार का दोस्त भी है और शहर का जाना माना डॉक्टर भी है। यह हैरत अंगेज कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिफमैन की, जिसने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे टाउन में, जहां सिर्फ 30,000 लोग बसते हैं, वहां पर 23 सालों तक वह सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से भी ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को उस डॉक्टर पर शक ना हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी? क्यों वह इतने अरसे तक पकड़ा नहीं गया? और पुलिस को वह कौन सा सुराग मिला था जिसने बरसों से होने वाली हत्याओं को एक ही पल में बेनकाब कर दिया था? तो चलिए जानते हैं। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब हाइड नाम के एक छोटे से टाउन में अपना क्लिनिक चलाता था। यहाँ की कुल आबादी 30,000 थी और 3,000 लोग डॉक्टर के पेशेंट थे। डॉक्टर ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को टारगेट करता जो अकेले रहते थे और काफ़ी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को भी शक ना हो। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता। वह कभी कभी उनके घर जाकर भी उनके दिल का बोझ हल्का करता, उनको यह एहसास दिलाता कि बेशक ही वह अकेले है, लेकिन डॉक्टर शिपमैन उनकी हर बात सुनने के लिए बैठा है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने अपने घर की चाबियाँ भी उसको दे रखी थी। अपने इसी रवैये की वजह से वो हाइड में काफ़ी मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिपमैन सिर्फ बातों के जरिए ही बूढ़ों का इलाज कर देता है। पर इस सब की आड़ में डॉक्टर शिपमैन बातों बातों में उनकी अंदर की सारी जानकारी निकलवाता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत है और कितनी जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती तो वह अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्योंकि वो पेशेंट पहले ही 80 साल से ज़्यादा के होते थे, तो उनकी मौत पर किसी को भी शक नहीं होता था। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। पकड़ा जाना तो दूर की बात है, उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ, सिर्फ तब तक जब तक वह खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटीफ्रैक्ट नामी टाउन से की थी, जहां वह एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। फिर 1974 में वो पोंटीफ्रैक्ट छोड़कर वह टोड मॉडर्न चला गया, जहां वह अब्राहम और मरोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। यहाँ जॉब के दौरान कुछ पेशेंट को पथीनू नामक ड्रग की ज़्यादा क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करते हुए पकड़ा गया, जो उसको खुद इस्तेमाल करनी होती थी। ये असल में एक पेन किलर है, लेकिन यह नशा काफ़ी ओवर मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमैन को पैथीन के नशे की आदत थी और वह जानबूझकर अपने पेशेंट को यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था। थोड़ी उनको देता था, बाकी खुद इस्तेमाल करता था, जबकि पेशेंट को थोड़ी मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं होती है। इससे होता यह था कि पेशेंट यह मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते थे, जबकि असल में उनको मालूम नहीं था कि वह नशा कर रहे हैं। यही वजह थी कि शिपमेंट के पेशेंट ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमेंट को निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस कैंसिल तक पहुंच गई। लेकिन शिपमैन ने 600 पाउंड का फ़ाइन देकर खुद को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवा दिया, जिससे उसका सेंट्रल कैंसिल होने से बच गया। रिहैब सेंटर में थोड़ा वक्त ही गुजारने के बाद जब सारे भूल गए तो वह 1977 में हाइड आ गया, जहां वो डॉनी ब्रुक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। 1980 में वो जीपी की पोजीशन पर प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच ना उसने नशा छोड़ा और ना मौका ढूंढकर बूढ़े पेशेंट का कत्ल। लेकिन इन मर्डर की फ्रीक्वेंसी 1993 से काफ़ी बढ़ गई, जब उसने हाइड में अपना ही खुद का एक क्लिनिक खोल लिया, शहर में एक अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ।
पहली बार मार्च 1998 में एक लेडी डॉक्टर लिंडा, जो कि शिपमेंट के क्लिनिक के अपोजिट ही दूसरे हॉस्पिटल ब्रोक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिपमेंट के पेशेंट के बीच ज़्यादा मरने की रेशो पर शक हुआ। उनका कहना था कि शिपमैन, जो सिर्फ एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट मरे हैं, जबकि इसी पीरियड के दौरान ब्रुक सर्जरी, जिनके पास शिपमैन की क्लिनिक से 3 गुना ज़्यादा पेशेंट हैं, जिनके पास सिर्फ 14 पेशेंट की मौत हुई है। यह शक तब बढ़ गया जब यह मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन के 16 पेशेंट की मौत के बाद उनको दफनाए नहीं बल्कि जला दिया गया था। आपको यह बताते चले कि ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग मरने के बाद अपने प्यारों को दफनाते हैं, सिर्फ कुछ लोग जलाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट की सूरत में मैनचेस्टर के गवर्नर से किया, जिसमें इन तमाम डिटेल्स के साथ यह भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन के इन 16 पेशेंट में ज़्यादातर बूढ़ी महिलाएं थीं जो अपने घर में ही मरी हुई पाई गई, और हर बार यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इनमें से ज़्यादातर पेशेंट की मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन वहीं अकेले उनके घर में मौजूद थे। डॉक्टर लिंडा का कहना था कि घर में बीमार की वजह से होने वाली ज़्यादातर मौतें बेड पर होती हैं, लेकिन डॉक्टर शिपमैन की पेशेंट की मौत अजीब तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे अच्छे कपड़े पहने हुए ही हुई थी। और दूसरा, उस वक्त या तो डॉक्टर शिपमैन उनके घर पर ही थे या फिर पहली बार वही घर में गए और पेशेंट को मुर्दा हालत में पाया, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला और 1 महीने के बाद यह इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। जब डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट मर जाया करते थे तो वह खुद ही फॉर्म भी साइन करता था। फॉर्म भी वो फॉर्म है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें वह मरीज की डेथ का कारण लिखता है। लेकिन मसला यह था कि फॉर्म भी जो दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता है, वह भी ज़्यादातर केसेस में शिपमैन के दोस्त डॉक्टर या उन लोगों से साइन करवाया जाता जो उस पर शक नहीं करते थे। इस तरह शिपमैन अपने पेशेंट के डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इन्फॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से क्रीमेशन के लिए भेज देता था और किसी को कुछ शक नहीं होता था। इस प्रोसेस की वजह से कई डेथ अनइन्वेस्टिगेटेड रह गई और यही वजह थी कि शिपमैन ने अपनी की हुई हत्याओं को आसानी से छुपा पाया। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की फार्मर मेयर 81 साल की कैथलीन थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में ही मृत पाई गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वह आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजेला खुद एक वकील थी, जिनको अपनी मां की मौत पर तब शक हुआ जब उनको अपनी मां की एक वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा था। डॉक्टर शिपमैन उस फैमिली के काफ़ी क्लोज था और वसीयत में उनको घर मिल जाना शक की बुनियाद नहीं बना, बल्कि एंजेला को शक तो उस बात पर हुआ कि उसकी मां के 2 घर थे, जबकि वसीयत में सिर्फ एक घर का जिक्र है। इससे जाहिर होता है कि यह वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिसको दूसरे घर के बारे में पता नहीं था, और वह डॉक्टर शिपमैन ही था। एंजेला पुलिस के पास गई। उन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कैथलीन की बॉडी को कबर खोदकर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मालूम पड़ा कि उनकी बॉडी में डायामोर्फिन यानी कि हीरोइन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई गई है। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उनका कहना था कि कैथलीन हीरोइन का नशा करती थी और यह बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में कंप्यूटराइज्ड मेडिकल जर्नल में एंट्री करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि उस एंट्री में उन्होंने मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्री की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिपमैन ने यह एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी। सिर्फ एक सबूत शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं था, बल्कि पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिसको इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। इसका मालूम ऐसे पड़ा कि शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ करैक्टर ख़राब थे
और ठीक वही करैक्टर कैथलीन की वसीयत में भी मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। जब यह बात खुली तो वह लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को शिपमैन ने पहले मारा था। उनका शक तो था, लेकिन वह शहर के जाने माने डॉक्टर के सामने आवाज़ नहीं उठा सकते थे। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट को भी इन्वेस्टिगेट किया जो कुछ अरसा पहले ही शिपमैन के हाथों मारे गए थे। इन सारे केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया, जिसमें पेशेंट को डायामॉर्फिन का जानलेवा डोज दिया गया। उनके डेथ सर्टिफिकेट में वह खुद साइन करता और मौत की वजह में ओल्ड एज लिख देता। क्रीमेशन की सलाह भी शिपमैन खुद ही देता था, ताकि जलने के बाद सारे सबूत मिट जाए। इंक्वायरी के दौरान उन सब पेशेंट के केसेस को दोबारा देखा गया जो शिपमैन के केयर में मर गए थे। इंक्वायरी टीम ने उन सब डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया जो शिपमैन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा उन लोगों की फैमिली से भी इंटरव्यू लिया गया जिनके रिलेटिव शिपमैन के पेशेंट थे, और कुछ बॉडीज़ को वापस निकालकर उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। यह प्रोसेस काफ़ी डिटेल था और इस दौरान यह मालूम हुआ कि शिपमैन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट का कत्ल किया है। यह तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। एक अंदाज़ा है कि यह नंबर 260 भी हो सकता है। कोर्ट ने 15 मौत के जुर्म में शिपमैन को 15 सजाए मौत की सज़ा सुनाई, यानी कि वह जब तक जिंदा है जेल से बाहर नहीं आएगा। पर 2004 में उसने अपने सेल की सलाखों से बेडशीट बांधकर खुद को फांसी दे दी। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने हैरतअंगेज बात बताई कि शिपमैन ने 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था, और यह बात शिपमैन ने खुद उसको बताई थी। पर शिपमैन के इतने ज़्यादा कत्ल करने की असली वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। कुछ लोग इसको साइको कहते हैं, कुछ पैसा कमाने का तरीका, और कुछ लोग शिपमैन की मां की मौत का असर भी समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी मां जो कि कैंसर पेशेंट थी, उनको पेन किलर के तौर पे मॉर्फिन दिया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद शिपमैन अपने पेशेंट को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।